हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ फूड चैप्टर इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस। अब हम लोग बात करते हैं। हमने डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट देख ली थी, डिज़ाइन देख ली थी हमने। डेवलपमेंट तो अभी ये चैप्टर बात करेगा कि फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से डिज़ाइन हुई, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके में हमने बात करी थी। प्रीवियस लेक्चर से किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वो जल्दी बताओ। कोई भी डाउट, अगर कोई भी आया हो, कोई भी दिक्कत आई हो, बता दो ज़रा। ईशा, आई होप अगर ये बैकग्राउंड जानते भी नहीं होगे तो मैंने अच्छे से समझा दिया है। मतलब इतना तो समझ में आ ही गया होगा चल क्या रहा है दुनिया में उस टाइम पर, जिस टाइम पर इंडिया ये अपनी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन कर रहा है, आज़ाद हो रहा है। ठीक है ना। ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी है आपने कभी पहले? पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ी है? चलो, कोई कोई आने लग जाएगा समझ में धीरे धीरे करके, डोंट वरी। बाकी सबका कोई डाउट तो नहीं? मैं आगे बढ़ूँ फिर आराम से कंफर्टेबली बात करें आगे नैम के बारे में। चलो ठीक है। पॉलिसी ऑफ नैम। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो एक आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं था। समझते हैं इस बात को, ये क्या कहना चाह रहा है ये वाली लाइन ना आपको हर जगह, आवर पास्ट जो 3 की बुक है 8th क्लास की, जिसके अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करी जाती है, स्पेक्ट्रम की बुक, ये घिसी पिटी लाइन ना ये आपको करोड़ों बार देखने को मिल जाएगी। ये हर जगह, विकीपीडिया पे, इंटरनेट पे। इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। भाग साले, आगे बात करते हैं इसका मतलब क्या है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इसका मतलब ये है कि यानी कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ हम नहीं लड़ रहे थे, हमारे जैसे बहुत सारी कंट्रीज गुलाम थी किसी ना किसी कॉलोनियल पावर की, और बहुत सालों से गुलाम थी। ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है, हमने भी थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन ली नेशनल मूवमेंट में दूसरी कंट्रीज से, और दूसरी कंट्रीज ने हमसे भी इंस्पिरेशन ली। अफ्रीकन कंट्रीज ने इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो लड़ाई थी उससे इंस्पिरेशन ली। अब जैसे एक बात बताओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब्दुल्ला भाई थे वो जो गांधी जी को इनवाइट करते हैं साउथ अफ्रीका में, ऐसे ही कुछ उनका नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं किसक रहा है नाम, है ना, ऐसे यही था ना रागनी, अब्दुल्ला भाई थे वो, उनको अब्दुल्ला भाई बोला जाता है शायद से। तो वो इनवाइट करते हैं गांधी जी को। अब गांधी जी के जो रास्ते थे, वो तौर तरीके थे तो इतने बढ़िया थे कि सबको पता था कि भैया अगर ये भारत जाएंगे कुछ बड़ा धमाका करेंगे। और भारतीयों को ट्रस्ट इन पे कैसा हुआ, हमने तो पूरा जो राजकुमार शुक्ला था उसकी पूरी कहानी देखी थी, 12वीं क्लास की इंग्लिश की एनसीईआरटी से देखी थी हमने वो कहानी, सोचो जरा, है ना। हमने ये पढ़ा था उसके अंदर कि भारतीयों को ट्रस्ट इसलिए हो गया था क्योंकि कहते हैं ना, हमेशा क्वेश्चन आता है, आप इनसाइट्स और इंडिया की साइट पर देखोगे या विजन की टेस्ट सीरीज में देखोगे, और ये क्वेश्चन पेंडिंग भी है यूपीएससी में, पिछले 30 35 40 50 साल से पेंडिंग है ये क्वेश्चन, कि साउथ अफ्रीका कैसे एक नेट प्रैक्टिस थी गांधी के लिए, और रियल क्रिकेट उन्होंने इंडिया में आके कैसे खेला। ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, बी रेडी फॉर इट। मैं पेपर बनाने वाला होता तो अभी तक तो डाल ही गया होता इस क्वेश्चन को, क्योंकि गांधी के बारे में हर चीज पूछी जा चुकी है, ये नहीं पूछा गया है इस टोन का क्वेश्चन। साउथ अफ्रीका को उनको उनका नेट प्रैक्टिस माना जाता है उनका, कि वो होमवर्क करके आए हैं साउथ अफ्रीका में। अब होता क्या है, मैं आपको जो बता रहा था ना कि हमने भी इंस्पिरेशन ली है दूसरी कंट्रीज से आज़ादी की लड़ाई में। अब आज़ादी की लड़ाई मान ली चलो आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं थी, लेकिन आज़ादी की लड़ाई के जो फेजेस हुए अलग अलग, आप पढ़ते होगे थोड़ा बहुत, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा गांधी के आने से पहले भी एक्सट्रीमिस्ट लड़ाई लड़ाई चला रहे थे, फिर एक्सट्रीमिस्ट थे, रेडिकल्स थे, गरम दल के नेता थे, नरम दल के नेता थे, भगत सिंह वगैरह, इनको गरम दल के नेता बोला जाता है। और आइडियोलॉजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारी आज़ादी की लड़ाई में। कोई चाहता था कि सोशलिस्ट रास्ते से आज़ादी मिले, कोई चाहता था कि मतलब इनको मारो, वॉयलेंस नेसेसरी है, भगत सिंह वगैरह जैसे ये कहते थे। एंड दे वर इंस्पायर्ड, जो भगत सिंह जैसे यूथ जो थे, दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। और ये इंस्पिरेशन मिली कहाँ से? रशिया से, रशियन रेवोल्यूशन से। इनका प्रोफेसर इनको समझाता है, जो इनको ग्रुप में इनवाइट करता है एचआरए में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, कि जो रूस में हुआ, तुम देखना कभी लेजेंड ऑफ भगत सिंह, अजय देवगन की मूवी, मैं हजारों बार बोल चुका हूं, लेकिन कुछ लोग हरामखोर हैं और हरामखोर नहीं है, वो वैसे ही रहेंगे, वो नहीं समझेंगे बात को। वो जब प्रीलिम्स में 2023 में फेल हो जाएंगे तब उनको अकल आएगी। तो आ, बात यहां पर यह है कि उनका प्रोफेसर उनको बोलता भी है कि मतलब जो रूस में हुआ वो हिंदुस्तान में भी पॉसिबल है, विरोध तो अनिवार्य है, आवश्यक है, वो बोलता है।
अब ये लोग गरम दल के जो नेता थे, ये लोग सोचते नहीं थे, ये सोचते थे आज़ादी मिलनी चाहिए कि कैसे भी मिलनी चाहिए। और मैं 1000 बार मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि गांधी को शुरू शुरू में बचपन में बहुत फॉलो करा भगत सिंह ने, अंधाधुंध फॉलो करा। बाद में रूठ किया भगत सिंह कि भैया अगर ये जो सोशलिस्ट ग्रुप वाले लोग नहीं होते, अगर ये नहीं होते तो ना मुझे स्कूल जाने को मिलता ना कॉलेज जाने को मिलता। एंड इतना लिटरेट पर्सन था ना भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह, ये जो थे बहुत पढ़ते थे ये लोग। पता है वो इसलिए पढ़ते थे क्योंकि इनको ये चाहिए था कि जब ये ज्वाइन करता भी है ना एचआरए, तो इसका मजाक भी उड़ाया जाता है कि 4 किताबें क्या पढ़ ली, क्रांति क्रांति खेलने चले तुम। उस मूवी में दिखाया गया, इसका मजाक उड़ता है, इसको इतनी आसानी से एंट्री नहीं मिलती है कि सिर्फ जोश से कुछ नहीं होता बेटा। पुलिस के चाबुक पड़ेंगे ना, बर्फ पे नंगा लिटा के जब पुलिस मारेगी। उनका लीडर बोलता है एचआरए का उस मूवी में, अजय देवगन से, जिसने भगत सिंह का रोल करा है, कि तो अपने आप ये क्रांति क्रांति खेलना भूल जाओगे, 4 किताबें क्या पढ़ ली, आगे क्रांति क्रांति खेलने। लेकिन वो अपने आप को प्रूव करता है अपनी बातों से। वो नॉलेज को ये लोग जो लेते थे, रशियन रेवोल्यूशन तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड था। मैंने आपको बताया भी था, जिस दिन फांसी लग रही थी उस दिन भी एक पैराग्राफ पढ़ रहा था। एक घटिया सा कोई पेपर था बहुत साल पहले, यूपी का हुआ था, लोअर पीसीएस का। उसमें पूछा गया था कि भगत सिंह कौन सा इंसिडेंट पढ़ रहा था रशियन रेवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में जब उसको फांसी लगने वाली थी अपनी मौत से 5 मिनट पहले। ऐसे उसमें एक और पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री को कंधा देने वाले उनकी अर्थी में 4 लोग कौन थे। इतना डेप्थ में मत जाना, मैं अगर होता तो उसमें लिख कर आता, जिसने क्वेश्चन बनाया उसको ये पता है कि उसकी अर्थी में 4 लोग कंधा कौन देंगे और कंधा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर क्वेश्चन करने वाला नहीं होता है। तो यानी कि इंस्पिरेशन तो हमने भी ली। मैं जो आपको आइसोलेटेड वाली बात बोल रहा हूं, मैं इसको इसलिए समझाना चाह रहा हूं भाई, आइसोलेटेड मूवमेंट तो हमारी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि हमारे यहां लीडर्स अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके की मूवमेंट चला रहे थे। उनको कंबाइन करके अगर देखो ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो गंगा थी वो एक दिशा में नहीं बह रही थी। कोई ये नहीं कह सकता कि गांधी ने आजादी दिलवाई, नेहरू ने आजादी दिलवाई, नहीं जी। पेड़ वो एक ऐसा पेड़ था, अंग्रेज थे अगर हम बोले, और हमें उनको गिराना है, उनको यहां से भगाना है, तो वो एक ऐसा पेड़ था जिसपे एक कुल्हाड़ी मैंने आकर मारी, एक ईशा ने आकर मारी, एक अभिषेक ने आकर मारी, एक अंकिता ने आकर मारी। अल्टीमेटली शैली के मारने के बाद वो टूट गया, तो ये नहीं कहेंगे कि शैली ने पेड़ गिरा दिया। हम सबका पीछे योगदान है उसके अंदर। एक एक कुल्हाड़ी पूरी पूरी जान से हम सबने मारी है। शैली की सिर्फ वो टच करने से गिर गया तो शैली का नाम नहीं हो जाएगा कि उसने गिरा दिया। यही चीज है यहां पर। अब पढ़ो उसको आगे। तो यहां पर हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट इन्फ्लुएंस होती थी और इन्फ्लुएंस करती थी बड़े सारे अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज के नेशनल मूवमेंट के स्ट्रगल को। आजादी से पहले, प्रायर टू इंडिया इंडिपेंडेंस, हमारे दूसरे नेशनल लीडर्स के साथ कांटेक्ट होता था और हमारी उनसे बात हो गई थी, नेहरू जैसे लीडर्स के साथ उनकी बात हो गई थी कि हम कोलोनाइजेशन का स्ट्रगल करेंगे, सिमिलर तरीके से हम लोग वो चलाएंगे रणनीति वगैरह। और यही चीज थी, यूपीएससी ने साल 2016 में डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट पूछी थी और उसने एक वर्ड दे दिया था और लोगों की तशरीह फट गई थी, मले पेनिनसुला, कि वहां पर डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल कैसी चली थी। पहला क्वेश्चन था ये, और लोगों की तशरीह फटकर हाथ में आ गई थी, ये क्या पूछ लिया भाई। अब इसकी इंस्पिरेशन पता है मैं क्या बोलता हूं, जैसे मैं तुम लोगों से बोलता हूं ना बड़े सारे कि अगर इसका स्वरूप अगर सेम है, रूप सेम है, चीजें सेम है, अगर एशिया की और अफ्रीका की सेम चल रही है, फॉर एग्जांपल एशिया और अफ्रीका की सेम डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट अगर चल रही है, तो उनका और हमारा कुछ अलग होगा क्या? ऐसी यूपीएससी ने एक और बार अगले साल ही सिर्फ यह पूछ दिया था, वेस्ट अफ्रीका की नेशनल मूवमेंट डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल कैसी थी, लोगों की फिर से तशरीह फट गई थी दूसरी बार। अब इसमें वेस्ट अफ्रीका में कुछ करना ही नहीं था भाई। एक बंदे का नाम तो हमेशा ही रहता है एनसीईआरटी से हमारे टिप्स पर, जो एनसीईआरटी पढ़ता है, जो रिस्पेक्ट करता है, ये भाई साहब क्वामे नक्रुमा। सिर्फ इसका नाम भी लिखकर आ जाते, एक पैराग्राफ का लिखकर आ जाते, दूसरों से तो एज पक्का ही ऊपर रहती। और बंदा ज्योग्राफी पढ़ के इतना तो पता लगा ही लेता है कि वेस्ट अफ्रीका में भैया 3 नाम तो मुझे याद आ ही जाएंगे कम से कम। जब वो क्लाइमेट के बारे में, अफ्रीकन क्लाइमेट के बारे में इतना कुछ पढ़ता है, तो भैया इतने नाम तो पता ही होते हैं बंदे को। और इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट की जो स्ट्रगल थी वो वही लिखनी थी। लीडर्स के नाम याद नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, एक स्ट्रगल का जैसा हमारा फेस था वैसे लिख लो। कौमी नगरों का नाम याद तो है कम से कम, नहीं भी है तो चलो कोई बात नहीं, वैसे लिख लो। एक पन्ना तो वैसे ही भर जाना है, नंबर वैसे ही मिल जाना, दूसरों से तो बियॉन्ड ही मिलेंगे नंबर उसमें।
फिर एक दो क्वेश्चन के अंदर अगर गलती भी हो गई, ये क्वेश्चन कवर कर लेगा वहां पर नंबर। हाँ, क्वेश्चंस लाइक मैकब्राइड कमीशन, एलिलोपैथी, ये छोड़ने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये तो स्माइल ला देते हैं चेहरे पर, जिसके अंदर साइकोलॉजी और एटीट्यूड है ना अच्छा, मेरे जैसे बंदे के ऊपर तो ये वो ला देते हैं स्माइल चेहरे पे कि वाह यार, दूसरे सोच के ये बेवकूफ यार ये दुखी हो रहे होंगे कि इनको आता नहीं है, ये कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करेंगे। तब तक जो मुझे अगर ये 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं 18 क्वेश्चन को अपने सजा लूंगा, शादी का कार्ड बना दूंगा मैं तो सुंदर सा इसका, बक्से बना बनाकर ब्लू पेन से ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर करके इंपॉर्टेंट टर्म्स को कोट एंड कोट कर दूंगा मैं। पेंसिल से अपने डायग्राम को जो मैंने इंडिया का मैप बनाया उसको बॉक्स में कर दूंगा पेंसिल से मैं, और अच्छे से हाईलाइट कर दूंगा मैं। उसको तो ऐसे देखा जाता है। तो क्या हुआ, द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने बनाई थी, हम सब जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पर। ये एक क्लियर तरीके का इशारा था कि हमारे जो लिंक हैं, और आपको पता है बोस बहुत ज्यादा जाते भी थे। एक मूवी आई थी राजकुमार राव की, बोस सीरीज थी वो आई थिंक, या पता नहीं क्या था, उसमें वो दिखाते कि हिटलर से मिलने जाते हैं, हिटलर से मुलाकात करते हैं, और दूसरे ओवरसीज इंडियंस के साथ इनकी वो रहती थी। और इनको वैसे भी वो माना जाता था कि ये बहरूपिया थे, मतलब एक तरीके से अपना बेस बदल बदल के बहुत जगह पर ट्रैवल करते थे कि मतलब जाते थे कि नहीं जाते थे, ये उधर ना समझौता करने जाते थे दूसरे लीडर्स के साथ। हमें मैन इन मटीरियल दो, हमें इंस्पिरेशन दो, हमें आइडियोलॉजी बताओ कि कैसे सत्ता उखाड़ फेंके। और जाते किसके पास थे, आईआर में और फॉरेन पॉलिसी में एक नियम होता है, एक नियम होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। मेरा कोई दुश्मन है और कोई एक और पर्सन है जिससे मैं नफरत करता हूं, वो उससे भी नफरत करता है, तो हम दोनों मिल लेंगे कि हम दोनों मारेंगे इसको। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे कंट्रीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे जो कि ब्रिटेन से चिढ़ता था। जो फॉरेन पॉलिसी थी हमारे नेशन की, इट यूज टू रिफ्लेक्ट द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। तो हमारे जो नोबल आइडियल्स थे जो कि इंस्पायर करते हमारी इंडिया की स्ट्रगल को फॉर फ्रीडम, वही सारे आइडियाज हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं आज़ादी के बाद। लेकिन इंडिया का आज़ाद होना एक चीज से टकराता है कि उस जमाने में कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, जिसके बारे में हमने पढ़ चुके, मैंने आपको बता दिया। दुनिया 2 ब्लॉकों में बटी हुई थी, विच वॉज लेड बाय 2 सुपर पावर्स, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर। और इस टाइम पर अलग अलग घटनाक्रम हो रहा था, इसके बारे में चैप्टर ये बात कर चुका है स्टार्टिंग में। यूएन का बनना, न्यूक्लियर वेपन्स का बनना, ठीक है, और इमर्ज होना बड़े सारे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट स्टेट्स का, लाइक कम्युनिस्ट चाइना। और ये ऐसा फेज था कि बड़ी सारी कंट्रीज जो डीकोलोनाइजेशन का स्ट्रगल चल रहा था उनके देश में, वो आज़ादी की लड़ाई उनके चल रही थी। और जो जो आज़ाद होकर आ रही थी, हमारे लीडर्स उनको इनवाइट कर रहे थे। और हमारे लीडर्स इन द सेंस अगर मैं कहूं तो नैम लीडर्स की मैं बात कर रहा हूं, इनको इनवाइट कर रहे थे कि हमें ज्वाइन कर लो, रहते थे एक गुलाम बनना, नए जमाने का गुलाम बनना। नए जमाने का कैसे, कि अब कोई बाउंड्री पे तो कब्जा नहीं करेगा जैसे कॉलोनाइजेशन के टाइम पर करा गया था तुम्हारे देश में पूरा का पूरा कब्जा, लेकिन तुम्हारी सॉवरेनिटी को, तुम्हारी इंडिपेंडेंस को, तुम्हारी साइकोलॉजी को, तुम्हारे मेंटल स्टेटस को छीन लेना। ये भी तो एक चीज होती है ना। अगर मैं किसी बंदी की लाइफ में एक ओवर पॉजेसिव बॉयफ्रेंड हूं, तो मैं उसको फिर उसके ढंग से जीने कहां दे रहा हूं, मैं तो फिर ऐसे बिहेव कर रहा हूं ना उसके साथ जैसे मैंने उसको खरीद लिया है। वो क्या करेगी, किससे बात करेगी, किससे नहीं करेगी, रात को उसका फोन बिजी कहाँ जा रहा था, किसका कॉल आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये मुझे तेरा कजन पसंद नहीं है, ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, मुझे तेरा बाप नहीं पसंद। जब कोई ऐसी बात करता है अपनी बंदी से, तो उसका मतलब फिर उस बंदी में खुद की आइडेंटिटी बची कहाँ है, वो तो गुलाम है फिर तो। नेहरू का रोल क्या था, पहले प्रधानमंत्री बने नेहरू, और इन्होंने बहुत बड़ा क्रूशियल रोल निभाया हमारे देश के नेशनल एजेंडा को सेट करने में। ये अपने खुद के ही फॉरेन मिनिस्टर थे, ऐसा बोला जाता है। मतलब ये दुनिया को उस नजरिए से देखते थे कि आने वाले टाइम में, जैसे ये थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचरिस्टिक भी थे। आपको पता है ना, आजादी से पहले ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन लेकर आए थे कि आजाद भारत में कोई चीजें होना हो, लेकिन ये 8 पॉइंट जरूर होंगे, याद है लक्ष्मीकांत से हमने पढ़े थे, जो कि बाद में जाकर हमारे प्रीएम्बल का पार्ट बनते हैं। तो बोथ एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड एज अ फॉरेन मिनिस्टर, आप देखो फिल्म्स का क्वेश्चन बन सकता है। वैसे तो लक्ष्मीकांत में मिल जाता है इन सबके पोर्टफोलियो, लेकिन यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये प्रधानमंत्री भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे।
इन्होंने एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस निभाया कि किस प्रकार से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बनाया जाएगा और इंप्लीमेंट करा जाएगा, और इन्होंने बहुत अहम रोल निभाया था इस फॉरेन पॉलिसी को बनाने में फ्रॉम 1946 टू 1964। तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का। जब भी यहां पर नेहरू की फॉरेन पॉलिसी आती है ना, आप नेहरू वेरू का नाम हटाओ, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करो, हमारे तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। ये अगर कल को क्वेश्चन आ जाए तो यहीं से लिख देना डिट्टो, ठीक है। सबसे पहले तो इतनी मुश्किल से जो स्वतंत्र रूप से हमने डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी जो अर्न करी है, हार्ड अर्न सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी बोथ इन सेंस ऑफ कि हमने अपने देश को आजाद करवाया है, और देश को जो आजाद करवाया है, हम अब ये भी नहीं चाहते कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, संविधान मेकिंग सिस्टम में, या कुछ भी छोटी छोटी चीजों में कोई दूसरा राज्य, अन्य सुपर पावर या कोई भी पावर हो, वो कंट्री, वो हमें बताएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। हमने अब सीधा उसको मिडल फिंगर दिखानी है, भग साले यहां से डी के बोस। हार्ड अर्न सॉवरेनिटी को हमने प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, हमें अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, वही बाउंड्रीज को संभाल के रखना है। और तीसरा, रॉकेट स्पीड से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करनी है, क्योंकि हम बहुत साल पीछे रह गए हैं। रिचेस्ट कंट्री था इंडिया उस जमाने में, अगर आप देखो तो। वैसे उस जमाने में कोई संस्था तो थी नहीं जो ऐसा टाइटल दे, लेकिन आप इतिहास अगर भारत का देखो ना, रिचेस्ट कंट्री था इंडिया। नेहरू ये सारी चीजें, नेहरू विश टू अचीव ऑल दीस ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब अगर कोई आपसे पूछे ना कि इंडिया ने नैम को क्यों बनाया या दूसरी कंट्रीज को क्यों इनवाइट करा, उन्होंने सुपर पावर्स को, ऐसा बोला जाता है, देखो मैं आपको बताता हूं, हम इसको पीएसआईआर में बहुत डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे। पीएसआईआर इज ऑल अबाउट एनालिसिस, लेकिन यहां पर मैं आपको दे देता हूं, ऐसा कुछ नया नहीं मिलेगा वैसे आपको वहां पर मैं यही बता देता हूं। बड़े सारे पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट ना एक बात रखते थे सामने नेहरू के, वो ये कहते थे कि यार भाई साहब, वैसे ही ना झक मर रखी है भारत की, इतना लेट आज़ाद हुआ है, कितनी सारी समस्याएं, कितनी सारी समस्या। जब जिंदगी में हमारी समस्या चलती है तो हम यही तो कहते हैं, भाई कोई भी रास्ता हो भाई बता दो यार, कुछ भी कर लेंगे यार, तुम बस बता दो। लेकिन हौसले अगर आपके बुलंद हो ना, तो आप कोई बात नहीं, आप 2 दिन में एक बार खाना खा लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अपने इरादों को मिट्टी मत लगने दो। ये मेरा मानना और ये नेहरू का भी मानना था। कैसे? मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ध्यान से, कान और नजरें पैनी रखना आप जो मैं बताने जाऊंगा। यार कोल्ड वॉर के जो सुपर पावर्स थे, किसी भी एक को ज्वाइन करके, किसी भी एक को ज्वाइन करके, आप सोचो जरा, जो छोटे छोटे एलीज ज्वाइन कर रहे थे उनकी आइडेंटिटी अलग थी, भारत की आइडेंटिटी बहुत अलग थी। भारत के लीडर्स को बहुत सारे उस टाइम पर देश जानते थे, और ये दोनों भी जानते थे, यूएसएसआर के लीडर्स और यूएसए के लीडर्स दोनों जानते थे हम कितनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शुरू से ही बूस्ट कर सकते थे सिर्फ इनके साथ समझौता करके। इट इज जस्ट लाइक कि आपने आज यूट्यूब पे चैनल खोला अपना, आपको बायजूस वाले, वेदांतु वाले, अनअकैडमी वाले ये कह रहे हैं कि आप हमारे आके पढ़ा लो अभी तो चैनल मोनेटाइज होने में ही आपको बहुत बरसों लग जाएंगे तब तक आप हमारे यहाँ पढ़ा लो, आपका चैनल भी बूस्ट करेगा और आपको पैसे भी देंगे। लेकिन आप सहारा ना लेकर खुद अपने कदमों पे आगे बढ़ना चाहते हो। हम लोग इतनी जल्दी आगे बढ़ सकते थे ना, इतनी जल्दी आगे बढ़ सकते थे, इतनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर सकते थे, पॉवर्टी को हटा सकते थे, बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते थे, और हमारा वर्ल्ड में एक स्टैचर और स्टेटस बहुत अलग रहता। लेकिन फिर भी हमने नैम इसलिए चुना, अगर कोई आपसे पूछे इतना कुछ फायदा मिलने के बाद भी क्यों, हम अपनी हार्ड अर्न्ड सॉवरेनिटी को खोना नहीं चाहते थे। हमारा यह मानना था, सिर्फ नेहरू का नहीं, बहुत सारे लीडर्स, उन्होंने कहा भी कि ज्वाइन कर लो, लेकिन बड़े सारे लीडर्स का, मेजॉरिटी का यह मानना था टेरिटोरियल इंटीग्रिटी तो हमारी प्रोटेक्टेड है, कि कल को कोई सुपर पावर अगर रूठी भी तो ये देश पे तो कब्जा, ऐसा कोई ये नहीं होगा कि वो आके जैसे ब्रिटेन आ गया था और उसने कब्जा कर लिया था पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब तो नहीं होगा दोबारा जमाने में। लेकिन अब हम अपनी सॉवरेनिटी को नहीं खो सकते हैं। और सॉवरेनिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है पॉलिटिकली भी, टेरिटोरियली भी आप आजाद हो, लेकिन स्वतंत्र रूप से आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भी आजाद हो, कि दूसरी कंट्री कोई आपको नहीं बताएगी किंतु परंतु कैसे करो वैसे करो।
देयर वर ऑफ कोर्स पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द कंट्री जो ये मानते थे कि इंडिया को ज्यादा फ्रेंडली होना चाहिए विद द ब्लॉक लेड बाय यूएसए, क्योंकि ये प्रो डेमोक्रेसी का ब्लॉक है। और अमंग दोस हु थॉट ऑन दीज लाइंस वर, जो ये मानते थे कि हमें यूएसए के साथ उनका कैंप ज्वाइन कर लेना चाहिए नेटो सीएटो सेंटर को ज्वाइन करके, वो थे डॉक्टर अंबेडकर। और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोज थी कम्युनिज्म से, वो भी ये चाहती थी कि इंडिया एक प्रो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करे, यानी कि अगर यूएसए को ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं तो यूएसए जैसी फॉरेन पॉलिसी बना लो। और ऐसी कौन सी पार्टीज थी हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्रता पार्टी। लेकिन नेहरू ने अपनी खुद की एक यूनिक पॉलिसी बनाने का सोचा, इसलिए कहते हैं कि ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, किसी की ना सुन के खुद का वो करना। अंबेडकर बल्कि ये कहते थे कि वी शुड ओरिएंट आवरसेल्व्स टुवर्ड यूएसए। तो आपको कोई डाउट किसी को भी रिस्पेक्टफुल बी आर अंबेडकर जी के लिए या किसी भी चीज के लिए? ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।